नमस्कार विद्यार्थी मित्र। चलो हम प्रवास के पर्यटन स्थल पर जा रहे थे। हम अजंता तक पहुँचे हैं। कैसे मनुष्यों ने अपने शारीरिक परिश्रम करके पहाड़ों को काटकर उसमें से एक भव्य गुफा स्थापित की है। आज हम इसका दूसरा विभाग देखेंगे। नवरात्रि की पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला बनाया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए। पहले क्या किया उन्होंने कि पहाड़ों को काट कर उसे खोखला बनाया। जैसे कुछ सामान रखने का खोखा होता है, उसी तरह से पहाड़ों को काटकर उसे खोखला बनाया। फिर उसमें सुंदर भव्य का निर्माण किया गया, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर लगी। तो अंदर की जो दीवारें थी वो एकदम खुरदरी थी, तो उसको घिस घिस के उसे चिकनी कर दिया गया। तब उसकी ज़मीन पर चित्र की एक बहुत बड़ी दुनिया खड़ी कर दी। देखो, गुफा के अंदर सटीक दीवारों पर चिकनी बनाकर घिस के फिर उसमें सुंदर चित्र का निर्माण कर दिया गया। पहले प्लास्टर कर लगाकर आचार्य ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। तो पहले उस पर प्लास्टर लगाया, फिर उसमें सुंदर मजा के चित्र बना दिए गए। उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। उसमें कहीं कारीगरों की दिन भर की मेहनत लगी हुई है। कहीं दिनों तक लगातार काम करते करते एक सुंदर भवन का निर्माण हुआ है। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित। मनुष्य की एक कुदरत की देन है कि वह जंगल में भी मंगल करने की उसका हौसला बुलंद है। तो हमारे पास भी कुदरत की शक्तियाँ हैं, उसका सदुपयोग करके हम अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, है ना सत्य? हाँ, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। मतलब अजंता की गुफाओं पर एक कहानी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे कहानियों का निर्माण किया गया है। फिर हिरणों की कहानी क्रूरता और भय, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। तो वहाँ बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता, भय, आनंद, दया, त्याग, इन सभी भावों का उस गुफा के चित्रों के द्वारा हमें सृजन कराया गया है। जहाँ पाप है वहाँ क्षमा का स्रोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, एक तरफ राजा का भी चित्र है, एक तरफ कंगाल का भी चित्र है। इंसान भी है, हैवान भी है, विलासी भी है और भिक्षु भी है, नारी है, नर है, मनुष्य है, पशु है। इन सभी कलाकारों ने इन सिरसते हुए चले गए हैं, उनका निर्माण हो रहा है। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से देखो। हमारे मनुष्य जीवन भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ठान लिया कि हम हैवान हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम हैवान हैं, तो उस पर क्या भारी पड़ता है? इंसानियत।
हैवान अगर अपनी हैवानियत नहीं छोड़ता तो इंसान अपनी इंसानियत भी नहीं छोड़ता है। उसी के चित्रों का निर्माण इस अजंता की गुफाओं पर देखने को मिलता है। वहाँ हाथ में एक कमल लिए हुए बुद्ध खड़े हैं। कैसे छवि छलकी हुई, देखो बुद्ध अपने हाथों में कमल लिए खड़े हुए हैं। उभरे नयनों की ज्योत प्रसरती है। फिर यह यशोधरा वैसे ही कमल नार धारण किए त्रिभंगे में खड़ी है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो वह कमल लिए खड़ी हुई है। महाभिनिष्क्रमण, क्या है ये महाभिनिष्क्रमण? तो महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध ने अपने गृह का त्याग किया था, इसे महाभिनिष्क्रमण किया जाता है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए। गौतम दृढ़ निश्चय करके धड़कते हिया को संभालते और यह नंद ने अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा। गार पर आए बिना भिक्षा के लौट भाई बुद्ध को लौटाने जो दिया गया था, जिसे भिक्षु बन जान पड़ा था। बार बार वह भागने का होता है, बार बार पकड़कर संग लौटा दिया जाता। फिर उधर यशोदा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, बजाय पति की तरह अंदर आते हुए हैं। पर ही क्या उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खोजने के बाद जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती त्याग कर जगन्नाथा के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ, कुछ उसके पास, चाहे एक उसका मात्र राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। तो देखो, जब बुद्ध अपने पत्नी और पुत्र का त्याग करके चले जाते हैं, तब यशोधरा भी, उसे भी जीवन में रुचि नहीं रहती है। बिना अपने पति के हीरा मोती माणिक चांदी सोना क्या करने का। जब बुद्ध वहाँ भिक्षा मांगने आते हैं तो यशोधरा, जिसके लिए हीरा माणिक सोना चांदी कोई मोल नहीं रखता, तो वह बुद्ध को क्या भिक्षा में दे देती है? अपने प्रिय पुत्र राहुल को ही, क्योंकि वह जानती है कि यह सब नश्वर है। और उधर वह बंदरों का चित्र, यह सब चित्र अजंता की गुफाओं में निर्मित है। कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चले रहे हैं। देखिए, बंदरों का चित्र है, कहीं हाथी का, कहीं हथनियों का। महलों में वह प्यालों का दौर चल रहा है, वही भी है। साथ ही साथ उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वह नगर ऊंच नीच, धनी गरीब, कितने न जाए। मतलब अजंता की गुफाओं में हर तरह के चित्र आपको देखने मिल जाएंगे। कलाकारों की जीवंत कलाकृति जैसे हम देख रहे हैं, वैसा हमें अनुभव होता है। बुद्ध के इस रूप की जन्म घटनाएं, इसको बुद्ध की जन्म की रूप की जो कथा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो कथा है, उसे जातक कथाएं कहते हैं। विद्यार्थी मित्र प्रश्न पूछा जाएगा तो बुद्ध की जीवन की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कथाएं। इनकी संख्या 555। इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। इनका बौद्धों में बड़ा मान है। इनकी जातक कथाओं में अनेक अजंता के चित्रों विस्तार से लिखे गए हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में जो भी जन्म लिया था, वही, मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने जो भी जन्म लिया, उन सभी की कथाएं इसमें निहित है। और उन्होंने दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी थी,
जिसे नगरी और गांवों, महलों, झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता ने इस पहाड़ी में जंगल के में उतर पड़ा है और वह चित्रकारी इस खूबी के संपन्न हुई है, देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी के हाथी, घोड़े दूसरे जैसे सहसा जीवंत होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगरों के इशारे पर संभालते लग गए जाते। तरह तरह के पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, महल, समुद्र, पनघट, संसार अजंता के उस पहाड़ी की जंगल की ओर जान पड़ता है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले से शुरू हुआ था। 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो गया। फिर एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुरानी, ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पुरानी यह गाथा है। अधिक चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्तकाल। देखिए, अधिकतर चित्र कौन से हैं? भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्तकाल, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સુવર્ણગુપ્ત, ભારતનો સુવર્ણકાળ એટલે गुप्त वंश। 5वीं सदी का चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना स्थान रखता है और इतने प्राचीन के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता ने चित्रों के देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। का प्रभाव पूर्व देशों को कलाकार पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया की उसके कल्याणकारी प्रभाव के वंचित न रह सका। तो हम जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, हमने किस तरह से अजंता की सैर की है। अब हम हिंदी के आपके प्रथम सत्र का अभ्यास पूर्ण करते हैं। फिर ये प्रिलिमिनरी परीक्षा होने के बाद हम दूसरा विभाग शुरू करेंगे। तब तक आप अभी तक जो भी पढ़ा लिखा है, पढ़ाया गया है, उसे आप समझने की कोशिश करना और ध्यान रहे कि कोई भी पाठ छूट न जाए। आपको ध्यान में रखना है कि सभी तरह के प्रश्नों को तैयार करना है। जैसे ही प्रथम परीक्षा का प्रश्न पत्र है, वैसे ही आप उसकी तैयारी करना और शांति से लिखना। कभी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आप स्वाध्याय कार्य, शब्दार्थ और टिप्पण लिख लेना। तो हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी 2500 साल पहले की है। अजंता की गुफा की सह्याद्री की पर्वतमाला। अजंता को गुफा के समीप कौन सी नदी? तो बांगूर नदी। अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं का चित्र है? बुद्ध। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? गुप्त काल के। तो विद्यार्थी मित्रों, आप शांति से परीक्षा की तैयारी करना। देखना, आप पहले 2 टेस्ट में जो काम किया उससे हो सके तो अच्छा काम करने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैं आपको बार बार कहना चाहूँगी कि परिस्थिति विकट है। परिस्थिति के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग हमें बरसों तक याद रखें। पढ़ाई के अलावा आपके पास और कुछ काम नहीं है तो पढ़ना आवश्यक है और कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे अलग अलग तरह की विषय की तैयारी करें। और आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं।